नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। अमन अपडेट सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम जुड़ते हैं, देखेंगे देश दुनिया से बनने वाली महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो हर दिन की तरह आज हमारी शुरुआत कुछ लाइनों से। शुरुआत एक मंजिल तो नहीं, पर मंजिल को पाने का एक कदम जरूर हो सकता है। मतलब आप किसी चीज़ के लिए शुरुआत करना ही आपके लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। क्यों, देखिए, आप किसी चीज़ को सोचना, किसी बिजनेस, खेल, पढ़ाई या फिर किसी भी लक्ष्य को सोचना बड़ा काम नहीं है। आप उसकी तरफ, उस मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जीत ही मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न आज होगा, जुलाई 2026 में किस राष्ट्रीय संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो सी डॉट है ना, सी डॉट के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। और इसके बारे में देखें तो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने भारत के पहले पूरी तरह से स्वदेशी क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक देश के साइबर सुरक्षा और बैंकिंग डेटा को हैक प्रूफ बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। तो यह पहला है, इस वजह से स्वदेशी क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क ये पहला है, इस वजह से पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी क्वांटम है, इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। कुछ क्वांटम के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है ना, उनके बारे में देखें तो पहले पूरी तरह से स्वदेशी क्वांटम संचार नेटवर्क सफल परीक्षण देखे तो क्वांटम कंप्यूटर का लक्ष्य देखे तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत ने 2031 तक 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाला कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य रखा है। पहला कमर्शियल हब देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने पहले क्वांटम कंप्यूटिंग हब की स्थापना की है। सेना का सुरक्षित लिंक की देखें जो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सेना के लिए सबसे सुरक्षित क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन को सफल परीक्षण किया है। वैश्विक साझेदारी की बात करें, भारत सुरक्षा और सेंसर तकनीक को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ क्वांटम ग्लोबल अलायंस में शामिल हुआ है। और दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही किस देश ने वर्ष 2026 के अंत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP31 की मेजबानी करने की आधिकारिक घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप समूह देशों ने मिलकर इसे आयोजित मेजबान करने का आधिकारिक घोषणा की है। तो इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित प्रशांत द्वीप देशों पैसिफिक आइसलैंड नेशन के साथ साझेदारी करके COP31 की संयुक्त मेजबानी करने का दावा मजबूत किया है। और कुछ महत्वपूर्ण, अब जो देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो ये आयोजन है ना, मेजबानी, इसको हम एक छोटा सा वीडियो लाएंगे जिसमें ग्रुप डी को टारगेट करके आपको दे दी जाएगी क्लास, एक सेपरेट क्लास आपको मिल जाएगी, तो उसमें देख लीजिएगा। तो ज्यादा फैक्ट्स नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि मुझे अभी साइंस की क्लास जो हमारी न्यूट्रिशन और एक ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है ना, उसकी यानी पोषण और मानव पाचन तंत्र की एक वीडियो हमने, पोषण वाला हमारा वीडियो कल हो गया था, तो मानव पाचन तंत्र का आज हमारी क्लास होगी, तो आपको आज मिल जाएगी। और तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में 26-27 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय दल के शानदार प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा मिलान और खिलाड़ी खेल जीते गए पदक के अनुसार बिल्कुल सही है? तो इसमें देखें जो ऋषिकांत सिंह चन्नम्बम है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में 60 किलो वर्ग है, इसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। बात करें इसमें तो ऋषिकांत सिंह ने ग्लासगो 2026 में खेलों में पदक जीतने वाले पहले सक्षम भारतीय खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने पुरुष की 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में स्नैच राउंड में नया राष्ट्रमंडल खेल 121 किलोग्राम बनाते हुए रिकॉर्ड कुल 264 किलो वजन उठाकर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हो रहा है, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो जब ये कंप्लीट हो जाएगा वो राष्ट्रमंडल खेल का, तो मैं एक वीडियो राष्ट्रमंडल खेल पर अकेले पूरे उसी का ला दूंगा, इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पर बीच बीच में जो महत्वपूर्ण मेडल्स और मतलब प्रतियोगिता जीते जो मेडल भारत को मिल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण करंट बनता है उससे, तो आपको और उससे रूबरू कराते रहेंगे। और दूसरा देखे झंडू कुमार जी की देखे तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य मेडल पाया है। बिहार के नालंदा के रहने वाले
पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने पुरुष के हेवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने इस खेलों में भारत के लिए पदकों का खाता खोला है, तो इसलिए उनका नाम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और विकल्प ए में बात करें, उन्हें रजत लिखा गया है, इस वजह से यह गलत हो गया। उन्होंने उन्होंने पोलियो और भारी आर्थिक तंगियों से लड़कर यह मुकाम हासिल किए। झंडू कुमार जी ने, ये आप देखे थे, सब्जियां बेचा करते थे, तो कब किसकी किस्मत कैसे चमकेगी उसके मेहनत पर पूरी तरह से निर्भर करती है। ये मत सोचिए मेरी किस्मत में अगर कुछ लिखा होगा, कुछ होगा तो भगवान ने लिखा है तो आपको मिलेगा, लेकिन भगवान ने आपकी किस्मत ऐसी बनाई है कि आप मेहनत करेंगे, आप उसके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तब आपको वो किस्मत आपकी बन जाएगी। अन्यथा आप डाला जाता है ना, कहीं पे कुछ रखा हुआ है तो आपको जहां उठा के जाके लाके खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कुछ अपने यूज में लाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी। ना कि ये सोचने कि अगर आम मेरे नसीब में लिखा है तो आम मिलेगा। आम को पाने के लिए आम के बाग में आपको जाना पड़ेगा, आम को पेड़ से तोड़ना पड़ेगा। तो और आज और एक बात करें तो राजा मुथु पंडी जी बात करें तो इन्होंने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। पुरुष की 65 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में राजा मुथु पंडी ने कुल 286 किलोग्राम भार उठाकर शानदार रजत पदक सिल्वर मेडल हासिल किया है। विकल्प मतलब जो सी विकल्प ऑप्शन था ना, उसमें कांस्य लिखा था, इस वजह से ये गलत था। और वल्लूरी अजय बाबू की बात करें तो इन्होंने रजत, यानी अभी तक 3 देख लिया हमने, एक 3 देखा। ये कौन थे? ऋषिकांत सिंह जी थे, ऋषिकांत सिंह जी, राजा मुथु पंडी और तीसरे ये वल्लूरी अजय बाबू, ये तीनों ने सिल्वर मेडल दिलाया है। पुरुष की 79 किलोग्राम वर्ग में वल्लूरी अजय बाबू ने बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत के लिए एक रजत यानी सिल्वर मेडल जीता। और विकल्प में डी में स्वर्ण लिखा था, इस वजह से गलत था। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता ने भी 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था और अजय के लिए रजत जीतकर उन्हें रिकॉर्ड को बेहतर किया है। यानी उनके पिताजी जो थे उन्होंने भी 2010 के जो राष्ट्रीय मंडल खेल था उसमें पदक जीते थे, इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोनों बाप बेटे ने अपना नाम और अपने देश का नाम रोशन किया है। और अन्य कुछ अलग फैक्ट देख ले तो ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला के 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। सर्वेश कुसाने ने पुरुष की हाई जंप स्पर्धा 2.25 मीटर की कूद लगाकर एथलेटिक्स में भारत को पहला रजत, एथलीट्स क्षेत्र में पहला सिल्वर मेडल दिलाया है। पैरा एथलीट्स की बात की जाए, शर्मिला ने महिलाओं के 60 फुट F57 में पदक दिलाया है। और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो जुलाई 2026 में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको G7 की अध्यक्षता की है, यानी मेजबानी की ही थी। और इसकी बात करें वर्ष 2026 के G7 ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी रोटेशन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा, जहां वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा पर चर्चा हुई है। और पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुलाई 2026 में कई नई ऊर्जा संयंत्रों का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है? तो जो इनका टारगेट है 2030 तक नेट जीरो कार्बन की उत्सर्जन की इनका टारगेट है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक पूरी तरह से हरित रेलवे, ग्रीन रेलवे बनाने और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके तहत लाइनों का 100% विद्युतीकरण और स्टेशनों पर सौर ऊर्जा जोड़ना शामिल किया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण देखें, अगर भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें, देखो रेलवे एग्जाम है तो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ग्रुप डी वगैरह से। एनटीपीसी भी है, देखा एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों वाला एग्जाम थे, तो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाला भाई बचा है अभी, और ग्रुप डी तो बचा ही है। और आने वाले भी ये करंट अफेयर जो मैं आपको करा हूँ लगभग 8 से 10 करंट अफेयर होंगे, ये बहुत ही जरूरी होंगे। 100% विद्युतीकरण हमने जैसा अभी देखा, जुलाई में इन्होंने भारतीय रेलवे ने जून 2026 तक अपने सभी ब्रॉड गेज रूट 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की बात करें, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल ट्रायल कालका शिमला हेरिटेज रूट पर किया गया है। कवच 2.0 का विस्तार देखें, देश की मुख्य ट्रेनों और व्यस्त रेल रूटों पर उन्नत एंटी कोलिजन सिस्टम यानी कवच 2.0 को पूरी तरह लागू किया गया है। पहला सौर संचालित स्टेशन की बात करें, रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख जंक्शन को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला शून्य उत्सर्जन स्टेशन बना दिया है। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की बात करें तो लंबी दूरी के यात्रियों के लिए पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा का वाणिज्यिक
परिचालन शुरू किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना की बात की जाए, इस योजना के तहत देश के 13,000 से अधिक छोटे और मध्यम स्टेशनों के आधुनिकीकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया है। भारत नेपाल रेल लिंक की बात करें, भारत और नेपाल के बीच कार्गो और यात्री कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नए रेल मार्ग आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। सुपर ऐप संगी की बात करें तो जो संगी ऐप है यानी सुपर ऐप है, रेलवे ने टिकट बुकिंग, पीएनआरआई स्टेटस और फूड डिलीवरी के ऑल इन वन संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी पीएनआरआई स्टेटस और फूड डिलीवरी के लिए ऑल इन वन संगी ऐप को लॉन्च किया है। बुलेट ट्रेन ट्रायल की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले खंड पर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल रन शुरू किया है। कहा, मुंबई और अहमदाबाद रूट पर। और नेट जीरो का नया सौर प्लांट देखे तो जस्ट हमने देखा कि 2030 तक इनका नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का नया लक्ष्य है। और छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शासनाध्यक्ष का शिखर सम्मेलन जुलाई 2026 में आयोजित हुआ है। तो अस्ताना में इसका आयोजन किया गया। जुलाई 2026 के दौरान संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने की बनी। भारत इसका पूर्ण सदस्य देश है। और बात करें 7वें प्रश्न की ओर तो जुलाई 2026 में किस भारतीय वरिष्ठ राजनयिक को और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो डॉक्टर राजेश वर्मा जी हैं, इनको नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल का। तो जब भी किसी भारतीय को वैश्विक स्तर पर के प्रतिष्ठित गैर सरकारी या सरकारी संगठन में शीर्ष पद पर नियुक्त किया जाता है तो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए डॉक्टर राजेश वर्मा की यह नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में देख लें तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं, थल सेना के अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ जी ने 30 जून से अपना पदभार संभाला है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के लिए अध्यक्ष देखे हरजीत सिंह ग्रेवाल जुलाई 2026 से। इसरो की बात की जाए डॉक्टर बी नारायण ने हैं। और नए चीफ डिफेंस यानी सीडीएस की बात करें जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जी। और नए नौसेना अध्यक्ष देखे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें ज्ञानेश कुमार। और नए चुनाव आयुक्त की बात करें विवेक जोशी। देखे ये मुख्य चुनाव आयुक्त है, नए चुनाव आयुक्त है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, बाकी अन्य 4 चुनाव आयुक्त होते हैं। विश्व बैंक में भारत के नए कार्यकारी निदेशक की बात करें तो नीलकंठ मिश्रा को नए कार्यकारी निदेशक शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ का अध्यक्ष की बात करें तो राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो प्रोफेसर गोवर्धन दास को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। नीति आयोग के नए सदस्य की बात करें डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम जी नए सदस्य होंगे। देखिए ये पूर्णकालिक सदस्य थे गोवर्धन दास जी और ये नीति आयोग के नए सदस्य होंगे बालसुब्रमण्यम जी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी जी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति जी। और महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो BIS के जो है संजय गर्ग जी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए प्रबंधक निदेशक व CEO की बात करें तो विभोर जैन जी इसके नए अध्यक्ष होंगे। और देखिए हम इसके एक वीडियो नियुक्तियों वाला वीडियो हम डाल चुके हैं, तो आप नियुक्तियों का वीडियो जरूर देख सकते हैं। उससे आपको किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होगा, आपको कंप्लीटली नियुक्तियों उससे बाहर नहीं जाएंगे। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के साथ रुपया दिरहम व्यापार निपटाने प्रणाली को जुलाई 2026 में मजबूत किया है। किस देश के साथ? तो जो आप दिरहम ऐसे जानते हैं कि यूएई का ही मुद्रा है, तो इस वजह से दिरहम यूएई के साथ ऐसा संबंध बनाया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने व्यापार को सीधे भारतीय रुपए और यूएई दिरहम में निपटाने की प्रक्रिया को तेज किया है। और 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने शीर्ष 40 देशों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इस वैश्विक सूचकांक को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो विपो है यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा यह रैंक जारी की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल विश्व बौद्धिक संपदा
संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। कुछ महत्व जो अब देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, इसकी वीडियो हम एक डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो, लगभग हमारे समझ से 8 से 10 मिनट में हो जाएगी, इस वजह से हम डाल देंगे, आप उसको अलग अलग देख लेंगे टॉपिक वाइज करंट के हिसाब से। 10वें प्रश्न जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, भारत के किस राज्य में जुलाई 2026 में देश की सबसे पहली पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। भारत नवीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा नीमच क्षेत्र में देश के सबसे बड़ी पम्प्ड स्टोरेज पन बिजली परियोजना को शुरू किया है। और भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देख ले तो भव्य रसायन की बात करें, भव्य रसायन योजना जो है रासायनिक पार्कों की स्थापना कर रसायनों के आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक निर्यात बढ़ाना है। पीएम किसान समृद्धि योजना की बात करें, किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की बात करें, जो दूसरा चरण है, देश के डेटा को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना है। अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करें, जो दूसरा चरण है इसका, रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सिटी सेंटर में बदलना और यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं देना है। और योजना, अन्य योजना की बात करिए, पीएम ई बस सेवा की योजना की बात करें, शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाकर प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक परिवहन को सुलभ बनाना इसकी जो लक्ष्य है। और डिजिटल इंडिया जेनरेटिव एआई मिशन की बात की जाए तो देश में एआई आधारित तकनीक को रोजगार के अवसरों बढ़ावा देना है। आयुष्मान भारत की बात करें, जो 70+ आयु वर्ग विस्तार की बात करें, इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर देना है। और आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी कोई मतलब लाभ करने लोगों के लिए सबसे बड़ी योजना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर करोड़ों परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ये योजना है। हरित हाइड्रोजन परिवहन मिशन की बात करें तो सार्वजनिक वाहनों में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग कर डीजल पेट्रोल निर्भरता खत्म करना है। लखपति दीदी योजना की बात करें तो नया लक्ष्य जो है, स्वयं सहायता समूह के ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना, ये लक्ष्य है इस योजना का। और जैसे कि हमारा सब चला था, अब देखिए जुलाई वाला हम बंद कर चुके हैं, जो डेली जुलाई का ही याद कर रहे थे, तो हमारे जो पिछले 2 वीडियो से, यानी परसों और कल और आज की वीडियो में चलता रहा है कि हर हम 2 महीने के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर मतलब महत्वपूर्ण दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं। तो अभी तक तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की करा चुके हैं, पर मई से मुझे लगा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य थीम है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम को भी हम ऐड कर लिए हैं और आगे ही इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। क्या आपको ये सही लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और 1 मई को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। 3 मई को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम की बात करें तो पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। और 7 मई की बात करें तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी थीम की बात करें तो मानवता को जीवित रखना। 8 मई के साथ विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, यानी विश्व रेड क्रॉस डे और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और इसकी भारत में, और थीम की बात करें सतत भविष्य के लिए स्कूल से स्टार्टअप तक नवाचार। और देखिए तो इसमें जो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। थीम बात करें तो हमारी नर्स नर्स है हमारा भविष्य। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम जो रही है परिवार जलवायु परिवर्तन, इसका थीम है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है भारत में। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम तंबाकू 2 के हस्तक्षेप में बच्चों को बचाना है। और जून महीने का हम देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, तो
1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस जून मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और थीम की बात करें तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता इसकी थीम हो जाएगी। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करें खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और 8 जून की बात करें तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। थीम के बारे नए क्षितिज को जगाना इसकी थीम हो जाएगी। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें तो हमारे वादों पर अमल करें, बाल श्रम समाप्त करें। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। स्वयं और समाज के लिए योग इस बार की थीम रही है। 21 जून की बात करें विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस दोनों 21 जून को ही मनाया जाता है। अब ये समझ लीजिए आप योगा कर रहे हैं संगीत चलाकर, तो विश्व संगीत दिवस और योगा दिवस दोनों याद हो जाएगा। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन शुरुआत हुई थी ओलंपिक की। तो 29 जून को देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत में मनाया जाता है। और मुख्य फोकस की बात करें सतत विकास लक्ष्यों की, इसमें मुख्य जो क्या बोलते हैं इसकी थीम हो जाएगी। और इस तरह से हमारी वीडियो इतनी ही। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप क्लास कैसी लग रही है और मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, इस वजह आप कमेंट में जरूर बताएं। और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, क्या ऐड कर सकता हूँ, किस तरह से अपने टीचिंग स्टाइल को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप कमेंट में जरूर बताएं। अपने जो अनुभव हो उसको साझा जरूर करें और कुछ और भी डिमांड हो तो उसको बताएं, हम जिसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो जो लाइक जरूर करें। और आपकी सबसे बड़ी, मैं गुरु से नहीं, आप भाई समझ लिए, पर गुरु दक्षिणा जिसे बोलते हैं, आप आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा की तरफ होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको साइंस की जो वीडियो होगी आज मिल जाएगी।